एक तरफ फ्रांस ये कह रहा है कि यूरोप मरने वाला है, तो वहीं अब फ्रांस ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी है और कहा है कि 100% का स्टेक दे दो। जानेंगे फ्रांस को इससे क्या फायदा मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस आखिरकार विजय माल्या के भारत वापसी पर भी कर रहा है बड़ी मदद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत सरकार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को देश लाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए सरकार ने फ्रांस के अधिकारियों से बिना शर्त माल्या को भारत को सौंपने की मांग की है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है। माल्या अभी ब्रिटेन में है, लेकिन भारत इस वक्त हर उस देश से संपर्क कर रहा है जहां माल्या की प्रॉपर्टी है। ऐसा इसलिए कि अगर माल्या ब्रिटेन छोड़कर दूसरे देश को भागता है तो उसे वहां से भारत लाने में ज्यादा समय न लगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच में माल्या के प्रत्यर्पण पर बातचीत 15 अप्रैल को काउंटर टेररिज्म के वर्किंग ग्रुप की एक बैठक के दौरान हुआ। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। फ्रांस ने इस बैठक में कुछ शर्तों के साथ माल्या के लौटाने का ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने उनसे शर्तें हटाने को कहा है। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी के.डी. देवल शामिल हुए थे। इसके अलावा बैठक में इंटेलिजेंस एजेंसी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस समेत कई कंपनियों के मालिक रहे भारतीय बिजनेसमैन विजय माल्या पर देश के 17 बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। माल्या 2016 में देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गया और वहां से भारत सरकार उसे देश लाने का प्रयास कर रही है। माल्या पर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। 5 जनवरी 2019 को अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पिछले साल जांच के दौरान सीबीआई ने दावा किया था कि माल्या ने साल 2015-16 के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदी थी। उस वक्त उसकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में थी। माल्या ने खुद बैंकों के कर्ज नहीं चुकाया था। साल 2020 में ईडी की अपील पर फ्रांस ने वहां मौजूद माल्या की 14 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। पिता विठल माल्या के निधन के बाद विजय माल्या ने साल 1978 में यूनाइटेड ब्रूज कंपनी के अंडर किंगफिशर प्रीमियर नाम से बियर कंपनी लॉन्च की थी। 44 साल की उम्र में माल्या इसके चेयरमैन बन गए और माना जाता है कि अपनी बियर को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए माल्या ने साल 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की थी। इसके बाद आईपीएल टीम से लेकर फार्मूला 1 टीम खरीदना तक को किंगफिशर के एक्सटेंडेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह देखा गया। माल्या ने किंगफिशर के नाम से कैलेंडर भी निकालना शुरू किया जिसमें मॉडल्स को प्रेजेंट किया जाता था। साल 2011 में किंगफिशर एयरलाइन घाटे में जाने लगी। 2012 तक हालात इतने खराब हो गए कि कुछ विमानों की उड़ान रोकनी पड़ी। कर्मचारियों को सैलरी मिलनी बंद हो गई। धरना प्रदर्शन होने लगे। 2012 के आखिर तक आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट की उड़ान ठप हो गई। 20 अक्टूबर को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लाइसेंस रद्द कर दिया। फ्लाइट्स के ऑपरेशंस को लेकर रेगुलेटर की शर्तें पूरी न करने पर यह कार्रवाई हुई। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। जुलाई 2014 तक कंपनी पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था जिसे चुकाया ही नहीं गया और इसके बाद कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया और आखिरकार स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। खैर, अब फ्रांस यहाँ पर भारत की मदद करने को कथित तौर पर तैयार हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस को भी भारत से एक बड़ी मदद चाहिए। दुनिया में दसॉल्ट एविएशन के राफेल लड़ाकू विमानों की मांग आसमान पर है। हर सक्षम देश अपनी वायुसेना में इस लड़ाकू विमान को शामिल करने का ख्वाब देख रहा है। राफेल एक 4++ जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो परमाणु हमला भी कर सकता है। एक ब्रिटिश थिंक टैंक के अनुसार फ्रांस को राफेल लड़ाकू विमान इतना लोकप्रिय हो गया है कि निर्माता मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। थिंक टैंक के अनुसार इसका उन देशों पर प्रभाव पड़ सकता है जो यूक्रेन और मध्य पूर्व में संघर्षों के बीच अपनी वायुसेना का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन जो रूसी या अमेरिकी लड़ाकू विमानों की खरीद से जुड़े राजनीतिक तनाव से बचना चाहते हैं। भारत ने भी फ्रांस की इस कंपनी से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक विश्लेषण के अनुसार राफेल बनाने वाली
कंपनी दसॉल्ट एविएशन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल बाद संभावित ग्राहकों को विमान की डिलीवरी शुरू करती है। कंपनी इसे अपने सेलिंग पॉइंट में जोड़कर प्रस्तुत करती है। हालांकि कंपनी की राफेल की हालिया बिक्री 36 महीने के प्रतिबद्धता को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है और भविष्य में कुछ सौदे को भी खतरे में डाल सकती है। राफेल का इस्तेमाल दुनिया भर के 8 देश करते हैं या फिर इनका ऑर्डर दिया जाता है। इनमें मिस्र, ग्रीस, भारत, कतर, क्रोएशिया, यूएई और इंडोनेशिया के साथ फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना शामिल है। राफेल ने पहली बार 1986 में उड़ान भरी थी। इसे 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसमें कुछ उन्नत विशेषताएं हैं, जैसे कि सीमित स्टील्थ और सुपर क्रूज की क्षमता और ईंधन खपत वाला ऑफ्ट बर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक उड़ान भरना, लंबी दूरी की मिसाइलों को लॉन्च करना। कहा जा रहा है कि फ्रांस ने 234 राफेल खरीदे हैं। इसके अलावा 261 का ऑर्डर अलग अलग देशों द्वारा दिया गया है। सवाल ये है कि क्या दसॉल्ट इस मांग को पूरा कर सकता है। ISS ने दसॉल्ट के 228 विमानों के उत्पादन बैकलॉग की गणना की है। संकट विशेष रूप से 2026 से 2033 के बीच चरम पर होने की संभावना है, जब दसॉल्ट को फ्रांस को 174 राफेल, इंडोनेशिया को 42 और यूएई को 80, मिस्र को 10 राफेल देने की जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता ने पिछले साल 15 राफेल बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन केवल 13 ही पूरे कर पाए। कंपनी ने अभी तक 2024 में उत्पादन का ब्यौरा नहीं दिया है। हालांकि मजबूत मांग को देखते हुए अगले साल उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। फिर भी ये संभावना नहीं है कि वार्षिक विमान जल्द ही 20 के दशक के मध्य तक पहुंच जाए। यदि दसॉल्ट का उत्पादन 2024-2025 दोनों में प्रतिवर्ष 20 होता है, तो भी 2026 और 2033 के बीच मात्र 188 विमान बनेंगे। ऐसे राफेल को कम से कम 25 विमान बनाने होंगे, तभी जाकर यहाँ मांग को पूरा कर सकेगा। अब इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है, भारत में इन्होंने एक सब्सिडरी शुरू की है, लेकिन इसमें 2 कंपनियां मिलकर है, जिन्हें कहा जाता है डराल, यानी कि दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। दोनों कंपनियों का यहाँ पर एक स्टेक है और इन दोनों कंपनियों ने मिलकर ये तय किया था कि हम राफेल विमानों को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि इस बार सिर्फ 13 राफेल प्रोड्यूस किए गए हैं और दसॉल्ट इस बार फंस गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे अगर पूरा यहाँ 100% स्टेक दिया जाए तो यहाँ पर वो परिस्थितियों को संभाल सकता है और तेजी से यहाँ पर राफेल का निर्माण कर सकता है। वैसे इनका कहना है, पर ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। भारत ने 100% का इन्वेस्टमेंट केस टू केस बेसिस ही बनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत इसे देगा नहीं और यहाँ रिलायंस और राफेल कंपनी मिलकर जो बना रही है, ये तय समय पर बन पाएगा, इसका भी अंदाजा नहीं लग रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को 100% स्टेक दे देना चाहिए इस वेंचर को सेटअप करने के लिए? रिलायंस के स्टेक को खरीदना चाह रहा है राफेल, क्या ये सही होगा या फिर नहीं होगा? वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।